तो पूर्णांक में ये हो जाएगा पूर्णांक। देखो पूर्णांक में क्या होगा, माइनस अनंत से लेकर, ऐसे मान लो -4, -3, -2, -1, 0 भी आ जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते अनंत तक जाएगा ये भी। अब देखो 0 से पीछे वाला ये कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और देखो 1 से लेकर अनंत तक आगे वाला ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। सीधा सिंपल है। देखो जो प्लस वाली संख्या है वो कहलाएगी धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस वाली संख्या है वो कहलाएगी ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ पूर्णांक है बस, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर आपको पूर्णांक के बारे में पता पड़ गया, ठीक है। तो पूर्णांक की संख्या होगी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा यहाँ से, देखो यहीं पर समझते, देखो यहीं पर समझे तो जो 0 है, 0 साथ में लो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते तो अनंत तक जो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। कहाँ से शुरू होगी, 0 से लेकर अनंत तक जाएगी, ये कहलाएगी पूर्ण संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या, प्राकृत में क्या होगा, प्राकृत में होगा 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख हजार करोड़ सब आएगा इसमें शामिल, ये भी अनंत तक जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसे बोलने के लिए बोला जाए कि गिनती बोले तो आप क्या बोलोगे, 1 से शुरू करोगे, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही आएगा अपने आप। आपसे कुदरती रूप से 1 से ही गिनती शुरू होगी, आप 1 से ही बोलोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि 0 1 2 3 4 5 4, ऐसे नहीं बोलोगे। और ऐसे भी नहीं बोलोगे कि -2 -1 -0 1 2 3 4, ऐसे भी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से आपके मुंह से ये शब्द निकलेगा, 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो यह है प्राकृत संख्या, यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण में क्या, 0 को शामिल कर दो बस, और पूर्णांक में जो पीछे वाली संख्या है वो भी आ जाएगी, यानी कि पूर्णांक के अंदर टोटल संख्या आ जाएगी सारी की सारी। माइनस की संख्याएं भी आ जाएगी, प्लस की भी आ जाएगी, 0 भी आ जाएगा। जो माइनस की संख्याएं होगी वो कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और जो प्लस वाली संख्या होगी वो कहलाएगी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखो तो ठीक है, अब समझते हैं कि जो परिमेय संख्या क्या होगी। देखो परिमेय संख्या वो होगी जिनको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। बट्टा हम समझे तो भिन्न के रूप में, जिनको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में कैसे, ऐसे कोई भी संख्या लिख लो, जैसे 7/5 ये संख्या है, तो ये क्या है, भिन्न के रूप में, ये क्या, एक भिन्न है, ये है एक भिन्न, और बट्टा के रूप में। तो जो इसमें 7 है, तो 7 क्या है, 7 इसमें है अंश, और 5 है हर। जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या रहता है, अंश, और नीचे वाला क्या रहता है, हर। अब देखो कोई भी संख्या हो दुनिया की, उसको अगर आप बट्टा के रूप में लिख सकते हो, और उसके बट्टा में क्या, 0 नहीं होना चाहिए, बस क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो वो सारी की सारी परिमेय संख्या होगी, सारी की सारी क्या होगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। इसको ऐसे भी बोलते हैं, कई जगह लिखा होता है कि परिमेय संख्या कौन सी होगी, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q का मान क्या है, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या हो, उसके बट्टा में जो भी भिन्न लिख रखी है, उसके बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी, ऐसे मान लो ये तो परिमेय, इसके बट्टा में 0 नहीं है। अगर ये होता 7/0, तो इसके बट्टा में क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी
क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। बस शर्त एक ही है कि उसके बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको बोल दे कि आप बताइए 25 है, ठीक, कितना है 25। अब 25 के बारे में बताइए कि 25 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, आप कैसा पता करोगे। और दिमाग लगाओ, क्या हम इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो जवाब आएगा हाँ, लिख सकते हैं। कैसे, क्यों, दुनिया की कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी, उसके बट्टा में उसके भिन्न में कुछ भी नहीं है तो उसके बट्टा में हमेशा एक जरूर होता है। इसके बट्टा में कुछ भी नहीं, मतलब इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में क्या 1 है, तो हम इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और बट्टा में इसके 0 नहीं है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ये भी है परिमेय संख्या। आया समझ में। सिर्फ एक ही शर्त है कि बट्टा में क्या है, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखो। बाकी हर एक संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो अब हम जानते हैं कर्म विनिमयता के बारे में। अब देखो ये कर्म विनिमयता क्या होती है, देखो इस तरह से होगा कर्म विनिमयता। A प्लस B बराबर B प्लस A, ये क्या होगी, एक तरह से क्या है, कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, A प्लस बी किसके बराबर होगा, B प्लस A, यानी कि इन दोनों का अगर हम स्थान चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका स्थान अगर चेंज कर दे, कर्म विनिमयता, इसका मतलब है कर्म को चेंज करना है, विनिमय करना है नहीं, चेंज करना है। इन दोनों का जो कर्म है वो चेंज कर देगा। A प्लस बी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, B प्लस A, इसको आगे ले गए, इसको पीछे ले गए, तो दोनों का जो मान है वो हमसे सेम रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगा दो, मानो A का मान है 5 और B का मान है 2, तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। आएगा कि नहीं, 7 आएगा ना। अब देखो ऐसे वैसे इसको भी माना था, B वाले को आगे रखो 2 प्लस A को पीछे रखो 5, तो भी कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखो 2 और 5 कितने हुए, 7 ही आते हैं, यानी कि रिजल्ट तो सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे करो इसको पीछे करो, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, कर्म विनिमयता, ठीक है। और ऐसा का ऐसा हम गुणा में भी कर सकते हैं, यानी कि A इंटू बी बराबर होगा B इंटू A के। इसका मतलब कुछ ऐसा समझो, मान लो A का मान 2 है इंटू B का मान है 2, A का 5 A का 2 है, ठीक है। अब दोनों का गुणा करो, कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो B का मान 2 था, इसको आगे रखो इसको पीछे रखो, क्या फर्क पड़ता है देखते हैं, 5, क्या आंसर आएगा, 2 पंजे 10, आंसर तो सेम ही आएगा। यानी कि इसमें भी गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि गुणा भी क्या है, कर्म विनिमय तरीके से हम कर सकते हैं। A का गुणा B से करो या फिर B का गुणा A से करो, एक ही बात है। तो गुणा भी क्या है, एक तरीके से कर्म विनिमय है। ठीक है। और अब देखते हैं कि साहचर्य क्या होता है। साहचर्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ये तो हम 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तब तो ये क्या होता है, कर्म विनिमय उस तरीके से होगा, ठीक है। अब साहचर्य में क्या होगी, 3 चीज़ें होगी, यानी कि इस तरह से A प्लस B प्लस C, इस टाइप में होगा, इस टाइप में होगा। तो देखो एक बार क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अब देखो यहाँ पर समझना, A प्लस B प्लस C बराबर होगा A प्लस B प्लस C, यानी कि तीनों का जो जोड़ होगा, तीनों का योग होगा, वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप इन दोनों को पहले जोड़ोगे, इन दोनों को पहले आपस में जोड़ दो, उसके बाद में इसको जोड़ोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। यानी कि आप B और C को, यानी कि B और C को पहले जोड़ दो, यहाँ पर B और C को हमने पहले जोड़ दिया, और उसके बाद जो संख्या आएगी उसको A के साथ में जोड़ देंगे, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एज इट इज आएगा, एकदम सेम ही आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लो, A का मान लो 2, इसका मान लो 5 और इसका मान लो 3, ठीक है। ये है, लिख लो एक बार यहाँ पर भी, 2 प्लस 5 प्लस 3, ऐसे कर लो, ठीक है। अब दो पहले इन दोनों को जोड़ दो,
और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो, कुछ फर्क पड़ता नहीं, चेक कर लो। 2 और 5 7 प्लस 3 बराबर, यहाँ पर 2 का 2 प्लस 2 और 3 कितने हो गए 8, ये जोड़ो कितने हो गए 7 और 3 10, 2 और 8 10, तो यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो साहचर्य नियम में यही है कि इसमें 3 चीजें होगी। अब 3 में से किसी भी 2 को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी 2 को हम जोड़ सकते हैं, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। और ऐसा कैसा ये गुणा के लिए भी काम करेगा, जैसे कि ये समझ लो a इंटू बी इंटू सी है, a इंटू बी इंटू सी है। अब देखो इन दोनों का पहले गुणा करो या फिर इन दोनों का पहले गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का पहले करो या फिर इन दोनों का पहले करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चेक कर लो, ए का मान 2 मान लो, बी का मान 5 मान लो, सी का मान 3 मान लो, ऐसे है, इसका 2 मान लो, 5 मान लो और 3 मान लो। ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का करोगे तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 दूनी कितना होता है 10 इंटू 3 बराबर 2 का 2 इंटू 5 करना कितना होता है 15, इनका गुणा करो कितना आ जाएगा 10 तिया 30, इनका करेंगे तो क्या आएगा 2 का 15 से 15 दूनी 30, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता जब 3 संख्याओं का गुणा करते हैं आपस में या फिर 3 संख्याओं का क्या करते हैं जोड़ करते हैं, तो उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी साहचर्य। जब 2 चीज़ों के बारे में करेंगे तो वो कहलाएगी कर्म विनिमयता। अब ये कर्म विनिमयता किस किस में काम करेगी, कर्म विनिमयता जोड़ और गुणा में काम करेगी, और साहचर्य नियम ये किस में काम करेगा, ये भी सिर्फ जोड़ और गुणा में काम करेगा। ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें बाकी में कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि बाकी में जब इसको यूज करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए ये दोनों नियम सिर्फ जोड़ और गुणा में यूज होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब हम पढ़ते हैं योज्य तत्सम के बारे में। ये क्या होता है देखो, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक ये क्या होता है, ये होता है कि कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है उसके अंदर ऐसा क्या जोड़े, उसके अंदर क्या करे ऐसा क्या जोड़े ताकि जो उसके मान में कोई भी फर्क ना पड़े। देखो दिमाग लगाओ, सोचाओ, देखो कोई संख्या दे रखी है आपको, अगर 5 दे रखा है, अब 5 में ऐसा क्या जोड़े ताकि इसमें कुछ भी फर्क ना पड़े, 5 का 5 यही उत्तर है, क्या कर सकते हैं इसमें से क्या जोड़े, क्या जोड़े। देखो इसमें हम अगर 0 जोड़ते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही उत्तर आएगा। यानी कि 0 जोड़ने पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो योज्य तत्समक क्या हुआ 0, ये क्या है योज्य तत्समक। यानी कि योज्य तत्समक के कारण क्या होगा, किसी भी संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जोड़ने के कारण, योज्य का मतलब जोड़ने के कारण, ये ऐसी संख्या है, योज्य तत्समक का मतलब क्या है 0, ये एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो उस संख्या को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगी। यही मतलब इसका योज्य तत्समक का। अब देखो ऐसे क्या होता है गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब देखो ये गुणात्मक तत्समक क्या होगा, ये भी इसके जैसा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखो यहाँ पर योज्य था यानी कि जोड़ना था, यहाँ पर गुणात्मक है यानी कि गुणा करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी संख्या हो उसमें हम ऐसा किसका गुणा करें ताकि वो का वही आंसर आए, उसके आंसर में कोई भी चेंज ना आए। ऐसा क्या हो सकता है, मान लो ये 5 है, 5 में ऐसा किसका गुणा करें ताकि 5 का 5 उत्तर आए। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एक का गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 5 का 5 ही आएगा, सेम टू सेम आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणात्मक तत्समक क्या हुआ 1, सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या हुआ 1। यानी कि एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी के भी साथ में करो, उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ो तो उसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो योज्य तत्समक का मान है
0 और गुणात्मक तत्समक का मान है 1। ठीक है, समझ आया? अब देखो इन दोनों की तरह एक और चीज है, उनका देखो नाम क्या क्या है। उनका नाम है ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। आपको ये बात तो समझ में आ गया कि योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक होगा 0। 0 ऐसी संख्या है जिसको किसी के भी साथ जोड़ोगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब देखो योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी है, मान लो 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, अब इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें, ताकि ये क्या बन जाए, योज्य तत्समक बन जाए, यानी कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब है ये संख्या आपको दे रखी है, इसमें ऐसा क्या जोड़े ताकि इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 का योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम होगा आपके -2। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2। क्यों? क्योंकि 2 के अंदर -2 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। देखो जोड़ के देखो, चेक करो, 2 है प्लस क्या जोड़ना है, -2 जोड़ो, क्या आएगा, देखो 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया। अब देखो 2 में से 2 गए, कितना आ जाएगा, 0। ये बात समझ में आएगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, उस संख्या में ऐसा क्या जोड़े ताकि इसका आंसर क्या आ जाए, 0। तो वो चीज़ क्या लाएगी, योज्य प्रतिलोम। और डायरेक्ट याद रखना हो तो वो है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसका निशान चेंज कर दो। अगर प्लस किए तो माइनस की कर दो, और माइनस किए तो प्लस की कर दो। अभी 2 किसके थे, प्लस के थे, इसका आंसर क्या आया, -2। बस सिंपल है। इसी तरह से क्या होता है, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। हम देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा। इसमें इसके जैसा ही है, बस थोड़ा समझो। कोई भी अगर आपको संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या आपको दे रखी है, मान लो ये दे रखा 5 दे रखा है, ठीक है, मान लो 5 दे रखा है। अब इसके साथ हम किसका गुणा करें, इसके साथ हम ऐसा किसका गुणा करें ताकि इसका आंसर क्या आ जाए, गुणात्मक तत्समक आ जाए। इनका आंसर क्या आ जाए, गुणात्मक तत्समक, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसमें ऐसा किसका गुणा करें ताकि इसका आंसर क्या आ जाए, 1। अब देखो दिमाग लगाओ, इसमें हम 1/5 का गुणा कर सकते हैं। अगर 1/5 का अगर हम गुणा करें तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 कैसा हो जाएगा, देखो 5 का गुणा हो गया आ जाएगा, 5 का 5, 5/5, 5 का भाग 5 में कितनी बैठेगा, 1 बार आ गया ना आंसर। ये बात समझ में आई। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। बस अब देखो ये समझने वाली बात है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, कोई ज़्यादा नहीं लगाना, सिंपल ये इतना कुछ नहीं। अब देखो योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरा अच्छे से समझ में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी बस एक बात दिमाग में याद रखो, ठीक है। अगर संख्या जो भी दे रखी है आपको, बस उसका निशान चेंज कर दो तो अपने आप वो योज्य प्रतिलोम बन जाएगी। 2 दे रखा है तो 2 को -2 कर दिया तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, बस उसको उल्टा करना है। उसको क्या करना है, संख्या को उल्टा कर दो, बट्टा में कर दो, भिन्न में कर दो। 5 दे रखा है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। अगर 10 दे रखा है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/10 हो जाए। क्योंकि उनका आपस में अगर गुणा करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए गुणात्मक तत्समक। किसी भी संख्या में ऐसा किसका गुणा करे, कोई भी संख्या का मतलब गुणा करना है और उसका आंसर में क्या चाहिए, गुणात्मक तत्समक चाहिए। और योज्य प्रतिलोम में क्या है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो उसमें ऐसा क्या जोड़े ताकि आंसर क्या आ जाए, हमारा योज्य तत्समक आ जाए। यानी कि उसमें योज्य प्रतिलोम में हमको आंसर चाहिए 0 और गुणात्मक प्रतिलोम में हमको आंसर चाहिए 1।
बस इस बात को याद रखना बस मैन, बाकी आप समझ गए होंगे। बाकी सिंपल ही है, लीजिए प्रतिलोम में निशान चेंज कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम में उसको पलट दो, बस आपका आंसर आ जाएगा।